students, welcome to my channel. Let's start the chapter 14 from class 7, proportion. First of all, you should know the meaning of ratio. What do you mean by the word ratio? Ratio is a comparison between two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसे ही हम रेशियो कहते हैं। मान लो यह एक लाइन है 3 सेंटीमीटर का, यह एक लाइन है 6 सेंटीमीटर का, तो हम ये कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर का लाइन छोटा है 6 सेंटीमीटर की लाइन से, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर का लाइन बड़ा है 3 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो गया क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स है। और अगर हम ये कहें कि ये लाइन केवल ये लाइन है, ओनली वन लाइन है, तो हम ये कहें कि यह लाइन छोटा है, तो क्वेश्चन होगा कि यह लाइन छोटा है तो किससे छोटा है। अगर हम ये कहें कि यह लाइन बड़ा है, तो क्वेश्चन होगा कि यह लाइन बड़ा है तो किससे बड़ा है। दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर कंपैरिजन हो जा रहा है, तो यहाँ पर रेशियो बनेगा। तो रेशियो कैसे बनता है, तो हम लिखते हैं ऐसे 3 सेंटीमीटर रेशियो 6 सेंटीमीटर। रेशियो को हम ऐसे दो डॉट से दिखाते हैं, दो डॉट से, यही रेशियो होता है। हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं 3:6। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3/6। ये जो दो डॉट है इसको हम अपॉन भी करते हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। यह एक फ्रैक्शनल नंबर, रेशियो एक फ्रैक्शनल नंबर होता है, तो यह एक फ्रैक्शनल नंबर है 3/6। अब ये जो नंबर है 3 और 6, यह सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं। अब सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम कोई ऐसा कॉमन फैक्टर खोजते हैं जो उससे ये दोनों नंबर 3 और 6 कट जाए। तो 3 और 6 का HCF जो होगा वो 3 होगा, मतलब है कि हाँ ये कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 से 3 खुद कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। तो हम इसे 3 कॉमन फैक्टर से, मतलब HCF से इसको डिवाइड कर देते हैं। 3/3 और 6/3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये 3 और 6 का सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 1:2 या 1/2। यह सिंप्लीफाइड फॉर्म है। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होना चाहिए। अब हम आते हैं, आपका जो चैप्टर है प्रोपोर्शन, उसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शन। मान लो हम लिख रहे हैं 3:6, यह एक रेशियो है 3:6। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा 3 और 6 का HCF 3 होगा, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे 3 और 6 में भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आएगा 1:2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 1:2 सिंप्लीफाइड फॉर्म है। किसका है? ये कहां से आया? वो 3 और 6 से आया, ये 1 और 2। अब हम अगर चाहें इसमें इसी 3 और 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 हम चाह रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे लिखे 6, इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 3×2 = 6 और ये आया 6×2 = 12। तो ये 6 और 12 कहां से आया? इससे आया, 3 और 6 से आया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशियो बन गया। इसी तरह से अगर हमारी इच्छा है 3 और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करने का, तो हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3×3 = 9 और ये आ गया 6×3 = 18। तो ये 9 और 18 आ गया। ये कहां से आया? ये आया यहीं से। 3 और 6 से हमने
डिवाइड किया 3 से तो ये आया, 3 6 से में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3 6 में ही हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। हम चाहें 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो एक नया फ्रैक्शन आएगा। तो ये सभी को हम इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो, और यही इसका प्रोपोर्शन होता है, इसे ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक रेशियो से, मान लो 3 1 और 2 रेशियो है, अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 जा 1 और 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आया यहाँ से 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, तो ये आया 2 और रेशियो 4। तो ये 2 और 4 क्या है? रेशियो है। तो यह रेशियो कहाँ से आया? 1 और 2 से आया, तो हम इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। किसको प्रोपोर्शन कहेंगे? इसको, 2 और 4 को। प्रोपोर्शन किसका प्रोपोर्शन है? 1 और 2 का। तो 1 और 2 से 2 और 4 बन गया, नया रेशियो बन गया। रेशियो नया नहीं है, नया रूप है। 1 और 2 को हमने रेशियो दिया था, ये 1 और 2 का रेशियो दिया था और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक नया रेशियो आ गया। तो ये कहाँ से आया? इसी से आया ना। तो ये इसी से आया, मतलब इसी का ये नया रूप है। तो हम अब कह सकते हैं कि 1 और 2 और 2 और 4 एक दूसरे के प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये दोनों रेशियो इक्वल है। सॉल्व करोगे तो दोनों वैल्यू सेम आएगा, दोनों इक्वल रेशियो, लेकिन ये इसका रूप अलग है, या एक रूप से दूसरे रूप में। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे प्रोपोर्शन को 4 डॉट से, एक रेशियो ये और एक रेशियो ये, तो ये 4 डॉट हो गया। तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। 1:2 प्रोपोर्शन 2:4। तो हम एक रेशियो के बहुत सारे प्रोपोर्शन बना सकते हैं। अब आप देखिए, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। मान लो 3:4, यह एक रेशियो है। अब आपको इसको बनाना है, इसका एक प्रोपोर्शन बनाना। प्रोपोर्शन मतलब क्या है? इसी का एक नया रेशियो, इसी से बनाना है और कहीं बाहर से नहीं बनाना है, इसका नया रेशियो बनाना है। तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में भी। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 से ही मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई 4 में भी करेंगे। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कितने प्रोपोर्शन बना सकते हैं? इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, क्योंकि नंबर 1 2 नहीं है। 100 100 पर 1000 1000 पर लाख करोड़, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, दोनों में, ये दोनों में मल्टीप्लाई करके आप प्रोपोर्शन बना सकते हो। तो मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 2 × 3 और 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आया? 4 3 2 या 6 और ये आया 4 2 या 8। अब ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन मतलब क्या है? दोनों रेशियो इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल है। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, ये रेशियो और ये रेशियो। तो इसको 4 डॉट से दिखाते, 4 डॉट से, 1 2 3 4 डॉट से। तो इसी 4 डॉट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, और ये दोनों इक्वल होते हैं। आप देख लीजिए, इसको लिखते हैं 3/4 और इसको लिखते हैं 6/8। ये प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। आप चेक कर लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 और 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 4 6 जा 24, दोनों इक्वल हो गया। तो ये दोनों प्रोपोर्शन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यही प्रोपोर्शन है। समझ में आ गया प्रोपोर्शन क्या होता है? अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
अब आप अपने कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को आपको लिख दे रहे हैं, वो फार्मूला आपको याद करना है और उसी फार्मूला से आपको सॉल्व भी करना है। इन द केस ऑफ प्रोपोर्शन, मान लो यह एक 3 और 5, यह एक रेशियो है, तो इसका आप प्रोपोर्शन बनाना है। प्रोपोर्शन बनाना है तो मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से। मान लो हमारी इच्छा है इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने का, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, और 7 का ही मल्टीप्लाई करेंगे 5 में भी। तो ये आया 7 से लिया 21 और ये आया 7 5 या 35। तो ये इसका प्रोपोर्शन है, 3 और 5 का ये प्रोपोर्शन है। और 21 35 का प्रोपोर्शन ये है, इसका प्रोपोर्शन 3 और 5 और 3 5 का प्रोपोर्शन 21 35, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। इसका प्रोपोर्शन ये है तो इसका प्रोपोर्शन ये होगा, इसका प्रोपोर्शन ये है तो इसका प्रोपोर्शन ये होगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। तो प्रोपोर्शन में हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई करके ही निकालें, डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। मान लो ये दिया हुआ है 21 और 35। अब इसका कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, HCF। HCF मतलब क्या है, ये किस कॉमन नंबर से ये दोनों नंबर कट जाएंगे, तो 7 से। 7 3 या 21, 7 5 या 35, तो 7 से दोनों कट जा रहे हैं, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 21 upon 7 डिवाइड 35 upon 7। अब ये आया 7 3 या 21 और 7 5 या 35। तो ये आ गया 21 35 का प्रोपोर्शन हो गया 3:5 और 3 5 का प्रोपोर्शन हो गया 21 35। तो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। तो प्रोपोर्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग और बाई डिवाइडिंग, डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से दोनों में करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करेंगे। मतलब कि उस नंबर से दोनों नंबर कट जाने चाहिए। जैसे ये है 7 और 12, अगर हम डिवाइड करेंगे इसमें 2 से तो 12 कट जाएगा, 2 से 7 नहीं कटेगा, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 2 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब ये होता है कि उससे दोनों कटे। अगर यहाँ पर 14 होता तो इसमें कॉमन HCF होगा इसका 7, तो 7 से 7 कटेगा, 7 से 14 कटेगा। तो HCF ऐसा नंबर होना चाहिए जो उससे ये दोनों कटे। तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी HCF हम निकाल सकते हैं, प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं। अब मान लो ये एक रेशियो है, ये रेशियो B, और यह रेशियो है C रेशियो D, और ये दोनों इक्वल है। मतलब क्या, दोनों प्रोपोर्शन है। A रेशियो B और C रेशियो D इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है, ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन है। तो फार्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स। आउटर का मतलब क्या है, ये A और ये D, ये दोनों आउटर में, ये आउटर में, आउटर माने बाहर बाहर, ये A और D आउटर में, तो A इंटू D इक्वल टू इनर टर्म, प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म मतलब क्या है, B और C इनर में, ये अंदर में है, तो B इंटू C, यही फार्मूला होगा। इसी फार्मूला से आपको सॉल्व करके निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स। ये कब होता है, जब दो रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तभी होता है। अगर दो रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है तब यह फार्मूला फॉलो नहीं होता है। यह फार्मूला तभी फॉलो होता है जब दो रेशियो प्रोपोर्शन में है। मतलब है कि किसी रेशियो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो एक नया रेशियो बन गया,
तो वो ये दोनों रेशियो जो बने वो ये प्रोपोर्शन हुए, तब ये फार्मूला फॉलो होता है। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है अप्लाई द रूल ऑफ प्रोपोर्शन एंड से विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड वाई। आपको ये बताना है कि 1 से 12 तक का ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये बताना है आपको कि कौन से प्रोपोर्शन में है। और कौन से प्रोपोर्शन में नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ये आपको बताना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं। 10:20 ऐसे 4 डॉट लिखा, मतलब प्रोपोर्शन है 300.600। तो अब ये है हमें चेक करना है कि यह प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, फार्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म्स। आउटर में कौन है, 10 है, और आउटर में 600, 10 इंटू 600। अब इनर में कौन है, 20 और 300 है, 20 इंटू 300। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 का 600 मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा, और 20 का 300 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। ये 300 है, 6000, दोनों इक्वल हो गया। तो ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो ये लिखेंगे ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें 1 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाएंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर ये आउटर को लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर इनर को लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर देखेंगे दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो यस लिखेंगे, और दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो नो लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं, ये क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में 25:65 प्रोपोर्शनल टू 1:3। अब ये क्वेश्चन है, अब इसको करेंगे कैसे, तो पहले फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब आप इसको लिखो, आउटर में कौन आएगा, आउटर में 25 आएगा, और इंटू आउटर में 3 आएगा। अब इनर, प्रोडक्ट ऑफ इनर में कौन आएगा, 65 आएगा, और इनर में 1 आएगा। 65 इंटू 1 65 आ रहा है, 25 इंटू 3 75 आ रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो। मतलब है कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप लोग 12 क्वेश्चन दिया कर लेंगे इसी तरह से, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। आउटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर इनर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर दोनों मल्टीप्लाई करने पर आ रहा आंसर इक्वल है तो कहेंगे यस, और दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो कहेंगे नो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको करना यह है कि विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स आर प्रोपोर्शनेट
कौन से ग्रुप प्रोपोर्शनेट में है, इसमें प्रोपोर्शन में नहीं दिया है, आपको अरेंज करना है। इफ दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट, अगर वो प्रोपोर्शनेट में नहीं है तो पॉसिबल हो तो उसको अरेंज करिए, प्रोपोर्शनेट को अरेंज करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं एक लिख रहा हूं 4, फिर कामा 8, फिर कामा 16, फिर कामा 32। यह प्रोपोर्शन में नहीं लिखा है। प्रोपोर्शन में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता 4:8 प्रोपोर्शनेट 16:32, ऐसे लिखा होता। तो इसका मतलब है कि ये और रेशियो और यह रेशियो दोनों प्रोपोर्शनल में है, ऐसा होता। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे कामा दे देकर लिखा है, ये कामा ये कामा ये। मतलब है कि अब आपको करना ये है कि आप इसको चेक करेंगे पहले कि यह प्रोपोर्शनल में है या नहीं, और अगर नहीं है तो इसको आप अरेंज करोगे, कुछ नंबर, ये नंबर को आगे पीछे करोगे और ऐसे करोगे कि वो इक्वल हो जाए, तो प्रोपोर्शनल में बन जाएगा। तो पहले मैं आपको इसको देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं। 4 आउटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का 8 में, 4 का 32 में मल्टीप्लाई किया आउटर का। अब इनर का 8 का 16 में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और इधर 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 4 जा 12, 8 4 12, 128 आ गया। तो ये इक्वल हो गया, ये और ये आउटर में है, ये और ये इनर में है। तो इसको हम कहेंगे 4:8, 16:32 आर इन प्रोपोर्शनेट में है। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये प्रोपोर्शनेट में है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। 4 6 18 12। तो पहले आप आउटर को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 12, और ये 6 × 18, इनर का आउटर का मल्टीप्लाई करो। 12 4 या 48, और ये आएगा 18 है, 108, इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोपोर्शनेट में नहीं है, यह प्रोपोर्शनेट में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो अब आप इसको अरेंज करेंगे, इसी नंबर को आप अब अरेंज करेंगे। कैसे करना है, फोर और 18 आउटर में कर दीजिए, 4 और 18 को आउटर में कर दीजिए। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 जा 72। आउटर का प्रोडक्ट ऑफ आउटर का मतलब क्या, आउटर को मल्टीप्लाई करना है, तो आउटर को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 18 4 जा 72। अब इनर में ले लीजिए ये 6 और 12, तो इनर का मल्टीप्लाई करेंगे 12 6 जा 72। अब आप देखिए कि ये 4 6 12 18 प्रोपोर्शनेट में हो गया। कैसे, आप देख लीजिए, 4:6 12:18। अब आप मल्टीप्लाई करो 4 आउटर का मतलब 4 × 18, इनर का 6 और 12, 6 × 12, तो 18 4 जा 72 और 12 6 जा 72, इक्वल हो गया। तो ये प्रोपोर्शन में हो गया। तो हमने कैसे किया, अरेंज किया, 4 को
यहाँ रखा, 6 को यहाँ रखा, 18 और 12 को चेंज कर दिया, 12 को यहाँ कर दिया और 18 को यहाँ कर दिया। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल में हो गए। तो यही आपको अरेंज करना है। फिर इसी ग्रुप में कोई ऐसा भी होगा जिसको आपको इधर उधर आगे पीछे करके आपको मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर का, फिर बचा हुआ 2 नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही देखना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो ग्रुप जो है आप उसको प्रोपोर्शन में नहीं बना सकते। अगर आप इस नंबर को आगे पीछे करने के बाद में भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने बाद फिर बचा हुआ 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने बाद भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप है 4 नंबर का जो ग्रुप है वो प्रोपोर्शन में नहीं बन पा रहा है। तो उसको लिखेंगे ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। और अगर ग्रुप बनाने पर इक्वल आ जाए 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, अब बाकी बचा 2 नंबर उनको मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे कि ये दोनों ग्रुप पॉसिबल हैं और प्रोपोर्शन में। तब आप लिखोगे ऐसे, इस तरह से 4 डॉट लगा करके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 1 2 8। अब 4 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, आउटर में देखो 4 का और 8, आउटर में, इनर में 1 और 2 है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो यह ग्रुप प्रोपोर्शनेट में नहीं है। अब क्या करोगे, अरेंज करोगे। अरेंज क्या करना है, मतलब है कि इस नंबर को आगे पीछे करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, 1 यहाँ लिख लो और 8 को यहाँ लिख लो। 1 को 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, और बीच में लिख लो 2 और बीच में लिख लो ये 4। अब आउटर को मल्टीप्लाई किए 1 और 8 का मल्टीप्लाई कर दो, आउटर का और इनर का 2 इंटू 4। अब ये ग्रुप बन गया, 8 आ गया। तो ये अब लिख सकते हो 1:2 प्रोपोर्शनल, 4:8 यह प्रोपोर्शनल में है। इसी तरह से आप ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप अगर इस तरह से प्रोपोर्शन में नहीं है तो आप इसको अरेंज करोगे। और ऐसा करने के बाद में भी, ग्रुप बनाने के बाद में भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप इसको लिखोगे नॉट, ग्रुप इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग घर पर इसको करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है fill in the blanks with numbers that make the ratios on both sides equivalent। नंबर 1 दिया है 32, यहाँ खाली जगह है, 6:12। नंबर 2 दिया है 22 kg, 26 kg। खाली जगह है 260 मीटर। नंबर 3 दिया है 45 km, 60 km। प्रोपोर्शनल, जगह खाली 12 आवर। तो कैसे फाइंड कर, यहां पर क्या भराएगा ये आपको फाइंड करना है। यहां पर क्या भराएगा ये बताना है आपको। तो इसके लिए आप ऐसा करो, यक्स को यहां लिख लो, मान लो यहां पर यक्स है, ठीक है। अब आप फार्मूला लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ आउटर टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म। तो आउटर में क्या आएगा 32 और आउटर में 12 आएगा, इनर में आएगा यक्स और इनर में आएगा 6। क्या करना है आपको, यक्स की वैल्यू निकालना है। यक्स की वैल्यू निकालना है तो यक्स की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, यह 32 इंटू 12 अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे। यह 6 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यह 6 यहाँ है मल्टीप्लाई है, जब 6 इधर आएगा नंबर की साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आया, यक्स इक्वल टू
6 से 12 कटा 2 बार में, और 2 को 32 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो यहाँ आएगा 64, यक्स की वैल्यू 64 आएगा। उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ मान लो यक्स आ रहा है, यक्स भराएगा, तो अब प्रोडक्ट ऑफ आउटर, आउटर मतलब 22 और प्रोडक्ट 260। जब हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन में तो यह केजी या मीटर ये नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं इसको। कैलकुलेशन में केवल हम डिजिट लिखते हैं। तो 22 और 260 इक्वल टू, इनर में 26 आएगा और यक्स आएगा। यक्स की वैल्यू आएगा 22 इंटू 260, और 26 यक्स निकालना है तो 26 इस साइड में आएगा, तो इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 26 से ये कटा 10 बार में, और 10 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 220 आएगा। अब यक्स को हम क्या लिखेंगे, 220, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ मीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 मीटर, यहाँ पर मीटर दिखाएगा। क्यों मीटर दिखाएगा, क्योंकि मीटर का मीटर में रेशियो बनता है, किलोग्राम का किलोग्राम में रेशियो बनता है, आवर का आवर में रेशियो बनता है। इसी तरह से आप जब इसको निकालोगे किलोमीटर किलोमीटर में, तो जब यहाँ मान लो यक्स होगा, तो जब इस तरह से फार्मूला कैलकुलेशन करोगे तो यह किलोमीटर और ये आवर को नहीं लिखते, केवल हम डिजिट लिखते हैं। यक्स की वैल्यू निकाल लेना, फिर जब यक्स की वैल्यू आ जाएगा तो यक्स की वैल्यू क्या यहाँ पर लिखेंगे, आवर में दिया है तो यहाँ पर क्या भराएगा, आवर, क्योंकि आवर का आवर में रेशियो बनेगा, तो यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू आएगा वो आवर होगा। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम शुगर इज 72 रुपीज, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 किलोग्राम शुगर। 8 किलोग्राम शुगर का कॉस्ट है 72 रुपीज, तो 15 किलोग्राम का क्या होगा, तो मान लेंगे यहाँ पर लेट द कॉस्ट इज यक्स रुपीज। तो मैंने अभी आपको बताया है कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटी में ही बनता है। तो 8 किलोग्राम का किलोग्राम में रेशियो बनेगा, और रुपीज का रुपीज में रेशियो बनेगा। तो 8 किलोग्राम का रेशियो बनेगा 15 किलोग्राम, 15, फिर यहाँ प्रोपोर्शन। अब रुपीज का रुपीज बनेगा, तो 8 किलोग्राम का क्या है, 72 रुपीज। फिर रेशियो 15 किलोग्राम का यक्स माने हैं तो रुपीज यक्स। अब फार्मूला लिखते समय ये यूनिट नहीं लिखते हैं, केवल डिजिट लिखते हैं। तो आउटर में क्या आएगा, 8 आएगा, और आउटर में यक्स आएगा। इनर में 15 आएगा, और इनर में 72 आएगा। यक्स की वैल्यू 15 इंटू 72 अपॉन 8 मल्टीप्लाई साइड में, इधर आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। 8 9 जा 72, 9 5 जा 15, 9 जा 135। तो रुपीज में आएगा, आंसर आएगा 135। यक्स को रुपीज में लिखना है, क्योंकि रुपीज का रुपीज में रेशियो बनता है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, the ratio of length and width of a playground is 5:2. Length and breadth. Five is to 2. If length is meter
इट्स विड्थ इज 40 मीटर, विड्थ दिया है 40 मीटर, विड्थ 40 मीटर दिया है। तो इसको हम इसको मान लेते हैं, लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 2x मीटर। अब इसमें मीटर जो विड्थ दिया है 40 मीटर, तो विड्थ जो है ये 2x इक्वल टू 40 मीटर दिया है। तो x की वैल्यू आ गया 40/2 कट गया 20 बार में, x इक्वल टू 20 आ गया। तो इसका क्या बताना है, लेंथ, लेंथ बताना है। तो लेंथ अब आप निकाल सकते हो, लेंथ कितना है 5x, 5 इंटू 5x मतलब 5 इंटू x, 5 इंटू x इंटू मीन्स 20, तो आएगा 100 मीटर। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन बॉट 3 copies ऑफ ए बुक फॉर ₹75, 3 copies 75 रुपीज में खरीदा। फाइंड आउट हाउ मेनी कॉपीज ऑफ बुक्स कैन बी पर्सन बाई फॉर ₹300, 300 रुपये में कितने कॉपी खरीद सकता है, ये पूछा है। नंबर ऑफ कॉपीज पूछना है। तो लेट मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ कॉपीज यस, तो नंबर का नंबर में रेशियो बनेगा, रुपीज का रुपीज में रेशियो बनेगा। तो 75 रुपीज है, तो 3 कॉपीज खरीदा गया है 75 में, यस कॉपी खरीदा जाएगा तो 300 में। तो पहले लिखेंगे नंबर में रेशियो बनाएंगे, 3 कॉपीज 3 रेशियो यस। अब इसमें देखो 3 का कॉस्ट है 75, तो ₹75 और यक्स का कॉस्ट, यक्स का कॉस्ट सेकंड नंबर पर यक्स है तो सेकंड नंबर पर इधर लिखेंगे, सेकंड नंबर पर यक्स है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 300 रुपीज, 300। और फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म, प्रोडक्ट ऑफ आउटर, आउटर में कौन कौन आएगा 3 और 300 और इनर में ये आएगा यक्स और ये आएगा 75। यूनिट नहीं लिखेंगे, कैलकुलेशन में यूनिट नहीं लिखते हैं। 3 आउटर में 300, यक्स इक्वल टू 3 इंटू 300 अपॉन 75, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 75 से ये 4 बार में कैंसिल होगा, यक्स इक्वल टू 3 4 जा 12, तो 12 नंबर ऑफ कॉपीज होंगे। एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू सॉल्व इट इन बाई यूनिटरी मेथड। यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यूनिटरी का मतलब होता है हम किसी एक, मान लो आप बाजार जा रहे हो और बाजार में आपको 3 पेन 15 रुपया में मिल रहा है, 3 पेन 15 रुपया में मिल रहा है। एक पेन का कॉस्ट नहीं बता रहा है, दुकानदार आपको बता रहा है 3 पेन 15 रुपए का है। आपको 10 पेन खरीदना है, तो जब तक आपको एक पेन का दाम पता नहीं होगा तब तक आप 10 पेन का दाम नहीं निकाल पाओगे। 3 पेन का दाम 15 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना पड़ा 15, एक पेन का दाम कितना पड़ा 15 रुपीज है 3 पेन का दाम, तो 5 रुपीज पड़ा, एक पेन का दाम 5 रुपीज हुआ। अब आप इस 10 पेन का दाम, 20 पेन का दाम, 100 पेन का दाम मल्टीप्लाई करके निकालोगे। तो यूनिटरी मेथड का मतलब यही होता है कि आप पहले एक ऑब्जेक्ट का दाम पता करते हैं डिवाइड करके।
पहले आप एक ऑब्जेक्ट का दाम पता करते हो डिवाइड करके, फिर आप जितने भी ऑब्जेक्ट का दाम निकालना हो आप मल्टीप्लाई करके निकालते हो। तो पहला काम है डिवाइड करके निकालना एक ऑब्जेक्ट का, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर मल्टीप्लाई करना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 3 कॉपीज कॉस्ट ₹16.5। 3 कॉपीज का दाम है ₹16.5। तो यहां ऐसे लिखते हैं सिंस 3 कॉपीज कॉस्ट ₹16.5। ठीक है। अब आप एक पेन का दाम निकालोगे कैसे होगा, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर ये ऊपर लिखते हैं देयरफॉर 1 कॉपी कॉस्ट रुपीज, कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 16.5/3 कितना आएगा रुपीज, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5.5 रुपीज आएगा। अब 7 कॉपी का कॉस्ट बताना है, देयरफॉर 7 कॉपीज कॉस्ट ₹5.5 में 7 से मल्टीप्लाई करें। पहले डिवाइड करते हैं फिर सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आएगा रुपीज 7 5 या 35 को 5 3 कैरी, 7 5 या 35 की 38.5 रुपीज होगा। इसी तरह से आप और सभी क्वेश्चंस को आप लोग सेल्फ घर पर करना।